कहानी की शुरुआत एडवर्ड नाम के एक आदमी से होती है जो ब्रोमली मार्क्स नाम की कंपनी में काम करता है। वह कंपनी की सिक्योरिटी पार करके एक कमरे तक पहुंचा जहां हजारों इंसानों को कैद करके रखा गया था और उनका खून निकाला जा रहा था। दरअसल एक खतरनाक वायरस की वजह से 95% लोग वैम्पायर बन गए हैं और उन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानी खून पीना पड़ता है। अगर वे इंसानों का खून नहीं पीते तो वे सबसाइडर्स नाम के खतरनाक जानवर में बदल जाते हैं। इसीलिए यह कंपनी वैम्पायर्स को इंसानों का खून बेचने का काम करती है। दूसरी तरफ एक लड़की अपनी डायरी में एक आखिरी खत लिख रही थी। इसके बाद वह घर से बाहर आकर सूरज निकलने का इंतजार करने लगी। असल में वह लड़की भी एक वैम्पायर थी और इस अमृता और खून की प्यास वाली जिंदगी से पूरी तरह थक चुकी थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण उस पर पड़ी, उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया और वह जलकर खाक हो गई। यही वजह है कि दिन के उजाले में पूरी दुनिया वीरान पड़ी रहती है और रात होते ही वैम्पायर बिल्कुल इंसानों की तरह अपनी आम जिंदगी जीते हैं। उस समय दुनिया में सिर्फ 5% इंसान ही बचे थे। इसलिए रिसर्चर्स वैम्पायर्स को जिंदा रखने और इंसानी खून की कमी को पूरा करने के लिए नकली खून बनाने में लगे हुए हैं। इसके बाद कंपनी में एक मीटिंग हुई जिसमें कंपनी का बॉस चार्ल्स ब्रोमली और कमिश्नर के साथ कुछ बड़े ऑफिसर मौजूद थे। कमिश्नर ने उन्हें मौत की सजा पाए एक कैदी पर किए गए एक्सपेरिमेंट का नतीजा बताया। उस कैदी पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया था कि अगर एक वैम्पायर को खून न मिले तो उसका क्या अंजाम होता है। सबसे पहले उसके कान लंबे होने लगे और देखते ही देखते वह एक खतरनाक सबसाइडर्स में बदल गया जिसके अंदर सोचने समझने की कोई ताकत नहीं बची थी। कमिश्नर ने बताया कि सबसाइडर्स अब सड़कों पर एक बहुत बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। अगर जल्द ही खून का कोई नया रास्ता नहीं ढूंढा गया तो भूख के मारे बचे हुए सारे वैम्पायर्स ऐसे ही खूंखार सबसाइडर्स में बदल जाएंगे। तभी ब्रोमली बात काटते हुए एडवर्ड को प्राइवेट मीटिंग के लिए अपने ऑफिस ले गया। वहाँ एडवर्ड को इंसानी खून वाली कॉफी दी गई जिसे उसने पीने से मना कर दिया। ब्रोमली ने उसे अपनी कहानी सुनाई कि उसे कैंसर था लेकिन वैम्पायर बनने के बाद उसकी बीमारी ठीक हो गई। हालांकि उसकी बेटी ने वैम्पायर बनने से मना कर दिया और वह घर से भाग गई। ब्रोमली जानता था कि एडवर्ड को इंसानों पर तरस आता है, इसलिए उसने एडवर्ड से कहा कि इंसानों की नस्ल को बचाने के लिए उन्हें जल्द से जल्द नकली खून बनाना ही होगा। इसके बाद एडवर्ड अपनी लैब पहुंचा और क्रिस्टोफर से बात की। क्रिस्टोफर ने बताया कि उनका बनाया नकली खून एक बंदर पर सही काम कर रहा है, इसीलिए अब इसे वैम्पायर पर टेस्ट करने का समय आ गया है। टेस्टिंग शुरू हुई और ब्रोमली अपने ऑफिसर्स के साथ खिड़की से यह सब देख रहा था। एडवर्ड ने धीरे धीरे एक वैम्पायर सैनिक के शरीर में वह नकली खून इंजेक्ट किया। शुरुआत में सब ठीक लगा लेकिन जैसे ही पूरी डोज शरीर के अंदर गई वह सैनिक बुरी तरह तड़पने लगा और उसके पूरे शरीर पर भयानक छाले पड़ गए। रिसर्चर्स ने उसे एक दूसरा इंजेक्शन लगाया जिससे तड़पना तो बंद हुआ पर अगले ही सेकंड उस सैनिक का शरीर बम की तरह फट गया। उस रात एडवर्ड कार से अपने घर के लिए निकला। कार में न्यूज चल रही थी जहां खून की कमी की वजह से हो रहे दंगों की खबरें आ रही थीं। तभी कान खुजलाते वक्त एडवर्ड को कुछ अजीब लगा। उसने मिरर में चेक किया तो देखा कि उसके कान अब धीरे धीरे लंबे होने शुरू हो गए हैं। इस वजह से उसका ध्यान भटका और सामने से आती एक कार से उसकी टक्कर होते होते बची, लेकिन वह दूसरी कार एक फेंस से जा टकराई। एडवर्ड मदद के लिए बाहर निकला, तभी अचानक एक तीर उसके हाथ में आकर लगा। उस दूसरी कार में वैम्पायर्स नहीं बल्कि इंसान थे और उनकी लीडर ऑन्ड्रे ने क्रॉस बो तान रखा था। तभी पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। एडवर्ड ने कहा कि वह सिर्फ मदद करना चाहता है और उन इंसानों को अपनी कार में छिपने के लिए कहा। एडवर्ड ने अपनी कार का डे टाइम प्रोटेक्शन मोड चालू कर दिया जिससे सारे शीशे काले हो गए। पुलिस के आने पर एडवर्ड ने अपने हाथ से तीर निकाला और उनसे झूठ बोला कि इंसान दूसरी तरफ भागे हैं। इसी बीच ऑन्ड्रे को एडवर्ड का आईडी कार्ड मिला जिससे उसे पता चला कि एडवर्ड एक हेमाटोलॉजिस्ट है और आज उसका बर्थडे भी है। पुलिस के जाने के बाद वे इंसान कार से बाहर निकले और ऑन्ड्रे उसे हैप्पी बर्थडे विश करके वहाँ से निकल गए। कुछ देर बाद एडवर्ड अपने घर पहुंचा जहां लाउडस्पीकर पर सभी को चेतावनी दी जा रही थी कि सूरज उगने वाला है, इसलिए सब अपने घरों के अंदर चले जाएं। घर पहुंचकर एडवर्ड अपना खाना खाता है और अपने पौधों की देखभाल करने लगता है। तभी अचानक उसका भाई फ्रैंकी उससे मिलने आया। फ्रैंकी आर्मी में भर्ती हो गया था, इसलिए वे दोनों काफी महीनों बाद मिल रहे थे। फ्रैंकी उसे टोकता है कि उसने अपने जन्मदिन की कोई पार्टी क्यों नहीं रखी, जिस पर एडवर्ड चिढ़कर जवाब देता है कि वह पहले ही 10 बार 35 साल का हो चुका है क्योंकि वैम्पायर बनने के बाद उम्र रुक जाती है। लेकिन फ्रैंकी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जश्न मनाने के लिए वह इंसानी खून की एक महंगी बोतल साथ लाया था। वह 2 गिलास में खून निकालता है, लेकिन जब एडवर्ड इंसानी खून पीने से मना कर देता है तो फ्रैंकी भड़क जाता है। वह कहता है कि एडवर्ड खुद तो इंसानी खून को हाथ भी नहीं लगाता, लेकिन वह उसी कंपनी के लिए काम करता है जो इंसानों को कैद करके उनका खून निकालती है। इस पर एडवर्ड उसे समझाता है कि वह सिर्फ इंसानी खून का नकली विकल्प ढूंढने के लिए ही इस कंपनी में काम करता है ताकि इंसानों की जान बचाई जा सके। साथ ही एडवर्ड अपने भाई से भी नफरत करता है क्योंकि फ्रैंकी आर्मी में रहकर बेगुनाह इंसानों का शिकार करता है। इसी बहस के बीच गुस्से में आकर एडवर्ड खून की वह बोतल उठाता है और उसे सिंक में बहाने लगता है। फ्रैंकी उसे रोकता है और गुस्से में बोतल को सीधे दीवार पर दे मारता है। बोतल फूट जाती है और खून पूरी दीवार पर बिखर जाता है। इसके बाद फ्रैंकी गुस्से में वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है,
लेकिन तभी उसके सामने एक सबसाइडर आ जाता है। वह खूंखार जीव किचन के अंदर घुस जाता है और दीवारों पर लगे खून को चाटने लगता है। फ्रैंकी तुरंत चाकू उठाने की कोशिश करता है, जिससे वह सबसाइडर भड़क जाता है और फ्रैंकी को दीवार की तरफ दे मारता है। फ्रैंकी कांच की एक टेबल पर गिरता है और कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो जाता है। अब वह राक्षस एडवर्ड की तरफ बढ़ता है और एडवर्ड एक स्टूल की मदद से उसे खुद से दूर रखने की कोशिश करते हुए अपने भाई को आवाज लगाने लगता है। तभी फ्रैंकी को होश आया और उसने अपना चाकू उठा लिया। दोनों भाइयों ने मिलकर उस सबसाइडर पर हमला किया, लेकिन वह फुर्ती से उछलकर छत से चिपक गया। फ्रैंकी को मौका मिला और उसने उस पर कई वार किए और आखिरकार उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और छानबीन शुरू हुई। अगली सुबह एडवर्ड की नींद एक सिक्योरिटी अलार्म की आवाज से खुली। वह चेक करने गया और जैसे ही लाइट जलाई तो सामने ऑन्ड्रे अपना क्रॉस बो ताने खड़ी थी। उसने एडवर्ड को बताया कि वे ऐसे वैम्पायर्स की तलाश कर रहे हैं जिन पर भरोसा किया जा सके। उन्हें खून के विकल्प के अलावा कोई दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए एडवर्ड की मदद चाहिए थी। ऑन्ड्रे ने उसे एक कागज दिया जिस पर एक नक्शा बना हुआ था। तभी एडवर्ड का ध्यान एक आवाज की तरफ भटका और वह पीछे मुड़ा। इसी का फायदा उठाकर ऑन्ड्रे चुपचाप वहां से निकल गई। जब एडवर्ड ने उस आवाज को चेक किया तो वह फ्रैंकी निकला, जो एडवर्ड से उस औरत के बारे में पूछने लगा। एडवर्ड उसे टालते हुए कह देता है कि कुछ नहीं था। अगली रात न्यूज में बताया जाता है कि इन्वेस्टर्स अब ब्रोमली की कंपनी से अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं और इंसानों की सप्लाई लगातार कम होती जा रही है। एडवर्ड अपनी लैब में जाकर उस नक्शे को गौर से देखने लगता है। अगली सुबह एडवर्ड घर नहीं लौटा। वह अपनी कार का लाइट प्रोटेक्शन चालू करके नक्शे के हिसाब से शहर से दूर एक सुनसान इलाके में पहुंच गया। वहां ऑन्ड्रे पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। एडवर्ड ने एक पेड़ की छांव में अपनी कार पार्क की और हैट और चश्मा पहनकर बाहर निकला। वह बड़ी सावधानी से सूरज की रोशनी से बचते हुए एक बूढ़े आदमी लायनल के पास पहुंचा। यह आदमी पहले एक वैम्पायर था, लेकिन अब वह पूरी तरह से इंसान बन चुका है। एडवर्ड यह जानना चाहता था कि यह चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन तभी उनके बीच ऑन्ड्रे आ गई, जिसे फ्रैंकी ने बंदूक की नोक पर पकड़ रखा था। एडवर्ड ने अपने भाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन फ्रैंकी ने उसकी एक नहीं सुनी और तभी वहां आर्मी का बैकअप भी पहुंच गया। ऑन्ड्रे ने झटके से फ्रैंकी को सूरज की रोशनी में धकेल दिया। सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की, जिससे लायनल की गाड़ी तबाह हो गई। इसलिए वे एडवर्ड की कार लेकर वहां से भागे। पीछा करते हुए सैनिकों ने कार पर गोलियां बरसाईं, जिससे कार के डार्क प्रोटेक्शन में छेद हो गए और सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। पहले तो ऑन्ड्रे ने अपने हाथों से उन छेदों को ढकने की कोशिश की, लेकिन छेद ज्यादा होने लगे और कार का कैमरा भी टूट गया, जिससे एडवर्ड को आगे का रास्ता दिखना बंद हो गया। अब लायनल ने स्टीयरिंग संभाली ताकि वह एक छेद से बाहर का रास्ता देख सके और एडवर्ड रोशनी से बचा रहे। जब वे एक पुराने और टूटे हुए पुल पर पहुंचे तो लायनल ने तेज रफ्तार में गाड़ी निकालकर पुल पार कर लिया, लेकिन पीछा कर रहा मिलिट्री ट्रक भारी होने के कारण पुल को तोड़कर नीचे गिर गया और धमाके के साथ फट गया। बाकी सैनिक पीछे ही छूट गए और उनके पास आगे आने का कोई रास्ता नहीं बचा। रात होते ही वे एक नदी के किनारे रुके, जहां लायनल ने एडवर्ड को अपनी कहानी सुनाई। वह पहले कारों में डे लाइट मॉडिफिकेशन का काम करता था और शहर में उसकी इस काम की पहली दुकानों में से एक थी। दिन में गाड़ी चलाना उसे बहुत पसंद था क्योंकि सड़कें खाली होती थीं, लेकिन ये ड्राइवर के लिए खतरनाक भी हो सकता था। लायनल के साथ भी यही हुआ। खून न पीने की वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसने गलती से अपनी कार नदी की रेलिंग से टकरा दी थी। उस एक्सीडेंट में लायनल कार से बाहर जा गिरा था और नदी में गिरने से पहले उसके शरीर में आग लग गई थी, लेकिन जब वह पानी से बाहर निकला तो वह फिर से एक इंसान बन चुका था। अब लायनल और ऑन्ड्रे चाहते हैं कि एडवर्ड इन्हीं हालातों को फिर से पैदा करे ताकि वैम्पायर्स को सुरक्षित तरीके से वापस इंसान बनाया जा सके। दूसरी तरफ कंपनी में ब्रोमली अपनी बेटी की तस्वीरों को देख रहा था कि तभी फ्रैंकी वहां पहुंचा। ब्रोमली ने उसे शाबाशी दी कि उसने वक्त रहते सारी जानकारी दे दी। उसने फ्रैंकी से वादा किया कि अगर एडवर्ड तुरंत वापस लौट आता है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। फ्रैंकी भी ब्रोमली की हर बात मानने के लिए तैयार हो गया। इसी बीच एडवर्ड और बाकी इंसान कार में बैठकर अपने सुरक्षित ठिकाने की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एडवर्ड की नजर बार बार ऑन्ड्रे की गर्दन पर जा रही थी। जब ऑन्ड्रे ने एडवर्ड के लंबे होते कान और उसकी प्यासी नजरों को देखा तो उसने अपना हाथ काटकर एक कप में थोड़ा खून निकाला और एडवर्ड को पीने के लिए दिया। पहले तो एडवर्ड ने मना किया, लेकिन आखिरकार एडवर्ड ने वह खून पी लिया। कुछ घंटों बाद वे एक पुराने विनयार्ड में पहुंचे। वहां एडवर्ड की मुलाकात जार्विस और दूसरे इंसानों से हुई। जार्विस एक ऐसी टीम का लीडर है जो जगह जगह फंसे हुए इंसानों को बचाकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने का काम करती है। अंदर जाने के बाद एडवर्ड की मुलाकात सीनेटर से हुई, जो एक वैम्पायर राजनेता था और इंसानों के अधिकारों और इस बीमारी के इलाज को खोजने के पक्ष में था। उधर सबवे स्टेशन पर एक कॉफी स्टैंड पर एक वैम्पायर शिकायत कर रहा था कि उसकी कॉफी में खून कम है। कर्मचारी ने बताया कि उसे सिर्फ 5% खून मिलाने की इजाजत है, लेकिन वह आदमी नहीं माना। उसने जबरदस्ती खून का एक बैग छीन लिया और उसे फाड़ दिया, जिससे खून आसपास खड़े सभी लोगों पर गिर गया। खून देखते ही वहाँ मौजूद वैम्पायर्स पागल हो गए। उन्होंने दंगा शुरू कर दिया और ज्यादा
ज्यादा खून चुराने के लिए कॉफी स्टैंड पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आकर उन्हें बिजली के झटके देकर रोका। अगली सुबह एडवर्ड ने लायनेल के शरीर से थोड़ा खून निकाला ताकि वह कुछ टेस्ट कर सके। साथ ही उसने लायनेल से पूछा कि जिस दिन वह वापस इंसान बना था उसे कैसा महसूस हुआ था। एडवर्ड को लगता है कि खून को ठीक करने का एकमात्र तरीका शरीर के अंदर ही है, यानी सूरज की रोशनी से होने वाली जलन को कंट्रोल करके। कुछ घंटों बाद जब एडवर्ड लैब से ब्रेक लेने के लिए बाहर निकला तो ज्यादातर इंसान उसे देखकर डर के मारे दूर हट गए। तभी ऑन्ड्रे उसके पास आई और कहा कि भले ही वे उससे डरते हों, लेकिन उन्हें अभी भी यकीन है कि वह उनकी मदद कर सकता है। एडवर्ड ने ऑन्ड्रे को बताया कि वह कभी वैम्पायर नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसके भाई फ्रैंकी ने उसे धोखा दिया और जबरदस्ती वैम्पायर बना दिया। तभी एडवर्ड की नजर वहाँ रखे शराब बनाने के बड़े टैंक पर पड़ी। जब ऑन्ड्रे ने बताया कि ये टैंक पूरी तरह एयर टाइट है तो वे अंदर जाकर उनकी जांच करने लगे। उन टैंकों में हवा निकालने वाले पंप लगे थे जिनकी मदद से आग को बुझाया जा सकता था। एडवर्ड ने तय किया कि वह अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करेगा और वे उसमें जरूरी बदलाव करने लगे। देर रात जार्विस का ग्रुप बचाए गए इंसानों के एक काफिले को विनेयार्ड की तरफ ले जा रहा था। इस ग्रुप में ब्रोमली की बेटी एलिसन भी शामिल थी। तभी अचानक एक गोली लगने से उनकी गाड़ी का टायर फट गया और उन्हें रुकना पड़ा। वे अपने हथियार लेकर बाहर निकले, लेकिन आर्मी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। थोड़ी देर तक दोनों तरफ से गोलियां चली, जिसके बाद सभी इंसानों को बेहोश कर दिया गया। बेहोश होने से ठीक पहले एलिसन किसी तरह विनेयार्ड में संपर्क करने में कामयाब हो गई। जब फ्रैंकी ने उसके हाथ से वॉकी टॉकी छीना तो आर्मी ने उस कॉल को ट्रैक कर लिया और उन्हें विनेयार्ड की लोकेशन का पता चल गया। उधर विनेयार्ड में सभी इंसान अपना सामान समेटकर गाड़ियों में बैठ रहे थे ताकि वे सीनेटर के साथ उनके सुरक्षित ठिकाने पर जा सकें। लेकिन एडवर्ड ने पीछे रुकने का फैसला किया क्योंकि उसे पता था कि एक्सपेरिमेंट को दोबारा करने का ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए लायनेल और ऑन्ड्रे भी उसकी मदद के लिए वहीं रुक गए। दूसरी तरफ ब्रोमली के ऑफिस में एलिसन की आंख खुली और जैसे ही उसका बाप वहां पहुंचा उसने एक चाकू उठा लिया। एलिसन अपने दोस्तों की जान की भीख मांगने लगी, जिस पर ब्रोमली ने कहा कि वह उसे देखकर खुश है, लेकिन गले मिलते वक्त उसने धीरे से कहा कि वह उसके दोस्तों के लिए कुछ नहीं कर सकता। एलिसन उसे धक्का देकर दरवाजे की तरफ भागी, पर तभी एक सैनिक ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। ब्रोमली को तब एहसास हुआ कि उसकी बेटी ने उसे चाकू मार दिया है। अगली सुबह विनेयार्ड में एक्सपेरिमेंट शुरू करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। ऑन्ड्रे मॉनिटर पर नजर रख रही थी और लायनेल उस टैंक के पास एडवर्ड के साथ था। एडवर्ड के सीने पर हार्ट मॉनिटर लगा था और उसने खुद को एक गीले कंबल से ढक रखा था। प्रोसेस एकदम सीधा था। वे टैंक में एक छोटा सा छेद करते जिससे सूरज की रोशनी एडवर्ड को जलाती और फिर हवा खींचने वाली मशीन चलाकर उस आग को बुझा देते। पहली 2 कोशिशें नाकाम रहीं, लेकिन तीसरी बार में उन्होंने एडवर्ड को थोड़ा ज्यादा देर तक जलने दिया और इस बार एडवर्ड फिर से एक इंसान बन गया। लेकिन तभी वहाँ आर्मी पहुँच गई, पर वे तीनों एक वाइन के ड्रम में छिपकर पकड़े जाने से बच गए। वापस कंपनी में फ्रैंकी अपने बॉस ब्रोमली से मिलने आया। ब्रोमली अपने घाव का इलाज करवा रहा था और उसने फ्रैंकी से एक काम करने को कहा। फ्रैंकी कमरे से बाहर निकलकर सीधे एलिसन की सेल में गया। एलिसन अभी भी वैम्पायर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन फ्रैंकी ने उसकी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती उसे काट लिया। उधर विनेयार्ड में खतरा टल जाने के बाद तीनों अपनी छिपने वाली जगह से बाहर निकले। एडवर्ड जैसे ही बाहर निकला वह यह देखकर हैरान रह गया कि सूरज की रोशनी उसकी त्वचा को छू रही थी, लेकिन वह जल नहीं रहा था। इसी बीच लायनेल अपनी एक पुरानी कार निकाल लाया। कंपनी में ब्रोमली ने देखा कि उसकी सारी मशीनें अब खाली हो चुकी हैं। वह अपनी बेटी को चेक करने गया जो इंसानी खून नहीं पी रही थी। ब्रोमली जैसे ही सेल के अंदर पहुंचा उसने देखा कि एलिसन खुद को ही काट रही थी, जिससे वह सबसाइडर में बदलने लगी थी। उसने अपने पिता पर हमला किया और इस सब के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद उसे वहाँ से ले जाया गया। इसके बाद एडवर्ड, ऑन्ड्रे और लायनेल सीनेटर के केबिन पहुँचे, लेकिन वहाँ उन्हें सभी इंसान मरे हुए मिले। ये देखकर ऑन्ड्रे अपनी उम्मीद खोने लगी, पर एडवर्ड ने कहा कि वह किसी ऐसे को जानता है जो उनकी मदद कर सकता है। दूसरी तरफ लैब में क्रिस्टोफर को अपनी रिसर्च में एक बड़ी कामयाबी मिल गई। वहीं सेना अब सड़कों पर पकड़े गए सबसाइडर्स को सरेआम धूप में लाकर जलाकर मार रही थी। उस भीड़ में एलिसन भी मौजूद थी और उसे अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते देख फ्रैंकी को अपने की पर पछतावा होने लगा। उसी रात क्रिस्टोफर जब अपने घर लौटा तो वहाँ एडवर्ड, लायनेल और ऑन्ड्रे उसका इंतजार कर रहे थे। एडवर्ड ने उसे बताया कि उसके पास इंसान बनने का पक्का इलाज है जो किसी भी नकली खून से कहीं बेहतर है। उसने इसे साबित करने के लिए क्रिस्टोफर की मदद मांगी। तभी अचानक फोन की घंटी बजी और क्रिस्टोफर बात करने के लिए दूसरे कमरे में चला गया। जब वह काफी देर तक वापस नहीं आया तो उन्हें शक हुआ। ऑन्ड्रे उसे देखने अंदर गई, जबकि एडवर्ड और लायनेल ने क्रिस्टोफर का कोट चेक किया। उन्हें पता चला कि क्रिस्टोफर ने जानबूझकर अपना फोन कॉल पर छोड़ दिया था ताकि कंपनी के लोग उनकी बातें सुन सकें और उनकी लोकेशन का पता लगा सकें। तभी अचानक आर्मी वहां आ गई और उन्होंने ऑन्ड्रे को पकड़कर बेहोश कर दिया, लेकिन एडवर्ड और लायनेल किसी तरह सुरंगों के रास्ते भाग निकलने में कामयाब रहे। वे एक पुराने लावारिस गैरेज में छिप गए जहां उन पर एक सबसाइडर ने हमला कर दिया। उसी वक्त फ्रैंकी वहां पहुंचा और उस राक्षस को गोली मार दी। जब उसकी नजर एडवर्ड पर पड़ी तो वह हैरान रह गया कि उसका भाई फिर से इंसान बन चुका है। भावुक होकर फ्रैंकी ने कबूल किया कि उसने एडवर्ड को वैम्पायर सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि वह उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। उसने अपनी गलती मानी और अब वह उनकी मदद करना चाहता था। लेकिन जैसे ही लायनेल उसके करीब आया,
फ्रैंकी अपनी भूख पर काबू नहीं रख पाया और एक इंसान के खून की खुशबू मिलते ही वह लायनेल पर झपट पड़ा और उसे काट लिया। एडवर्ड ने तुरंत फ्रैंकी को पकड़कर लायनेल से दूर धकेला। वह अपने भाई को गोली मारने ही वाला था, पर तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी और वह रुक गया। कुछ देर बाद एडवर्ड खुद चलकर कंपनी की बिल्डिंग में दाखिल हुआ। उसके इंसान होने की वजह से वहाँ अलार्म बजने लगे। सिक्योरिटी ने उसे पकड़ा और ब्रोमली के ऑफिस ले गई, जहां ब्रोमली एक कुर्सी पर बंधी ऑन्ड्रे का खून पी रहा था। एडवर्ड ने ब्रोमली से कहा कि उसे अपनी गलतियों पर पछतावा है और वह फिर से वैम्पायर बनना चाहता है। यह सुनकर ऑन्ड्रे को लगा कि एडवर्ड ने उसे धोखा दे दिया है। ब्रोमली ने बताया कि उन्हें अब खून का विकल्प मिल चुका है, इसलिए अब उन्हें एडवर्ड की जरूरत नहीं है। उसने एडवर्ड को डरपोक कहा, जिस पर एडवर्ड ने पलटकर जवाब दिया कि ब्रोमली खुद एक डरपोक है, क्योंकि वह अपनी बेटी तक को वैम्पायर नहीं बना सका। गुस्से में आकर ब्रोमली ने एडवर्ड की गर्दन पर काट लिया, लेकिन एडवर्ड बिल्कुल नहीं घबराया, क्योंकि यही तो उसका असली प्लान था। जैसे ही ब्रोमली ने एडवर्ड का खून पिया, वह धीरे धीरे इंसान में बदलने लगा। असल में फ्रैंकी भी लायनेल को काटने के बाद इंसान बन गया था। एडवर्ड ने समझाया कि जिस वैम्पायर का इलाज हो चुका है, उसका खून पीना ही इस बीमारी की असली दवा है। घबराकर ब्रोमली ने अलार्म बजा दिया और तभी पार्किंग लॉट में आर्मी के कई ट्रक पहुंच गए। जब सैनिक लिफ्ट के पास पहुंचे और दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि ब्रोमली कुर्सी से बंधा हुआ था। उसे इंसान के रूप में देखकर भूखे वैम्पायर सैनिक पागल हो गए और उस पर टूट पड़े। इसी बीच एडवर्ड और ऑन्ड्रे बिल्डिंग से नीचे उतरे, लेकिन बाहर निकलते ही सैनिकों की एक टुकड़ी ने उनका रास्ता रोक लिया। तभी फ्रैंकी लायनेल की कार लेकर अंदर घुस आया। उसने अपनी गाड़ी से सैनिकों को कुचलते हुए एडवर्ड की जान बचा ली, लेकिन फौरन ही वहां सेना का बैकअप पहुंच गया और वे सब चारों तरफ से घिर गए। फ्रैंकी ने खुद की कुर्बानी देने का फैसला किया और एडवर्ड से वहां से भागने को कहा। देखते ही देखते सारे वैम्पायर सैनिक फ्रैंकी पर टूट पड़े और उसे अपना शिकार बना लिया। एडवर्ड के पास अपने भाई की मौत का मातम मनाने का वक्त नहीं था। वह सिक्योरिटी रूम तक पहुंचा, जहां काफी जद्दोजहद के बाद उसने 2 वैम्पायर गार्ड्स को मार गिराया और ऑन्ड्रे की मदद से तीसरे को भी खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने कैमरों में देखा कि जिन सैनिकों ने फ्रैंकी का खून पिया था, वे अब इंसान बन चुके हैं और दूसरे वैम्पायर सैनिक अब उन्हीं पर हमला कर रहे हैं। वहाँ एक भयानक कत्लेआम मच गया। जब तक एडवर्ड और ऑन्ड्रे लॉबी में वापस पहुंचे, वहाँ सिर्फ मुट्ठी भर इंसान सैनिक ही जिंदा बचे थे। तभी क्रिस्टोफर वहाँ आ धमका और बचे हुए सैनिकों को गोली मार दी। उसने चिल्लाकर कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हो सकता और वह एडवर्ड और ऑन्ड्रे को भी मारने ही वाला था। तभी एक तीर उसके सीने के आर पार हो गया। यह तीर लायनेल ने चलाया था, जो सही वक्त पर वहाँ पहुँच गया था। ऑन्ड्रे ने खुशी से लायनेल को गले लगा लिया, जबकि एडवर्ड अपने भाई की लाश को देखता रह गया। इसके बाद तीनों लायनेल की कार में बैठकर वहां से निकल गए। एडवर्ड ने बताया कि अब उनके पास इस बीमारी का पक्का इलाज है और वे सबको फिर से इंसान बना सकते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।